साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जरा सी नजर अगर आपकी चूकी तो आरक्षित वर्ग की सीटों पर डाका डालने के लिए कई डकैत बैठे हुए हैं। बीते 24 सितंबर को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 का रिजल्ट घोषित किया। 761 उम्मीदवार घोषित किए, लेकिन इस रिजल्ट्स में बहुसंख्यक समाज की सीटों से लेकर के कई एंगल पर सवाल उठे। पहला सवाल इस बात पर उठा कि आखिर कब तक देश का आरक्षित तबका, बहुसंख्यक तबका इस प्रक्रिया को, जिसको इंटरव्यू कहा जाता है, झेलने के लिए अभिशप्त है। इंटरव्यू प्रक्रिया को वो असमानता की प्रक्रिया मानता है, इसलिए क्योंकि कई जगह देखा गया है कि रिटन में टॉप करने के बाद भी बहुसंख्यक तबके के या आरक्षित तबके के कैंडिडेट को अपेक्षाकृत सवर्ण से या जनरल से कम अंक दिए जाते हैं। और यूपीएससी के रिजल्ट्स की जो कट ऑफ आई उसमें टॉप 10 में पहले टॉप 3, बाद में टॉप 10 और पूरी सूची का अगर विश्लेषण करते हैं तो काफी हद तक ये आरोप सही प्रतीत होते हैं। शुरुआत करते हैं शुभम कुमार से, जिन्होंने इस बार यूपीएससी टॉप की है। पिछड़े वर्ग की कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, देश के लिए गर्व करने की बात है, लेकिन संदेह की सुई यहां घूमती है कि शुभम कुमार, जिन्होंने रिटन में जिनके सर्वाधिक अंक हैं 878 अंक, दूसरे नंबर पर जागृति अवस्थी जिनके रिटन में 859 अंक हैं, मतलब शुभम कुमार से 19 अंक कम हैं। तीसरे नंबर पर आई हैं अंकिता जैन जिनके 839 अंक हैं, मतलब शुभम कुमार से 39 नंबर कम हैं। लेकिन इंटरव्यू का खेल देखिए, शुभम कुमार को दिए जाते हैं महज 176 अंक, वहीं जागृति अवस्थी को इनसे 17 नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं, 193 अंक। वहीं अंकिता जैन को इनसे 36 नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं, 212 अंक। यानी कि जो अंतर रिटन में 19 और 39 नंबर का था, वही इंटरव्यू होने के बाद 1, 2 और 3 अंक तक आकर के सिमट गया। कैसे? शुभम कुमार को फाइनल रिजल्ट में अंक मिले 1054, जागृति अवस्थी को मिले 1052, महज 2 अंक कम, यानी कि थोड़े से ही चूक गया मामला। तीसरे नंबर पर आई अंकिता जैन को मिले 1051 अंक। रिटन में जहां अंतर 39 अंक का था, वो अंतर इंटरव्यू में ज्यादा अंक दे करके महज 3 अंकों का रह गया। इसलिए इस प्रक्रिया पर बार बार सवाल उठते हैं। एक दूसरा संयोग बता देता हूं, याद होगा आपको टीना डाबी 2015 में जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया था। एससी समुदाय से आती हैं। इस बार उनकी बहन रिया डाबी, आप सबको पता है कि 15वीं रैंक मिली है, लेकिन उनके साथ किस तरीके से खेल करके उनको टॉप 10 या टॉप 5 की लिस्ट में आने से रोका गया है, उसका उदाहरण समझिए, विश्लेषण करिए, आपको भेदभाव नजर आएगा। रिया डाबी को रिटन में पता है कितने अंक मिले हैं? 859, मतलब सेकेंड टॉपर जागृति अवस्थी और रिया डाबी के दोनों के रिटन में अंक बराबर हैं। लेकिन खेल कहां हो गया? जागृति अवस्थी को इंटरव्यू में दिए जाते हैं 193 नंबर, लेकिन रिया डाबी को महज 162 अंक दिए जाते हैं। इसके बाद इन दोनों का अंतराल बढ़ करके 31 नंबर का हो जाता है। रिटन में दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं, लेकिन इंटरव्यू में 31 नंबरों का अंतर कर दिया जाता है। रिया डाबी को 1021 नंबर मिलते हैं, 15वीं रैंक आती है। जागृति अवस्थी को इंटरव्यू में ज़्यादा अंक मिलते हैं, 1052 इनका टोटल होता है, इनकी दूसरी रैंक आती है। अब इसको महज संयोग भी कहा जा सकता है। संयोग का खेल देखिए कि हमेशा संयोग सवर्णों के हित में ही टिकता दिखता है। इस टॉप 10 की लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं अपला मिश्रा, जिनको रिटन में मिले हैं 816 नंबर। रिया डाबी को मिले हैं 859 नंबर, ध्यान दीजिएगा। लेकिन रिया डाबी के इंटरव्यू में मिले हैं 162 अंक, अपला मिश्रा को इंटरव्यू में मिले हैं 215 नंबर। यानी कि 859 में रिटन में पाने वाली रिया डाबी 15वीं रैंक, 816 महज अंक पाने वाली अपला मिश्रा 9वीं रैंक, क्योंकि 215 जब इनको मिलते हैं तो 1031 टोटल अंक पा करके ये 9वें पायदान पर पहुंच जाती हैं। महज
संयोग यहीं खत्म नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश में एक पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही संयोग मेरे पास भेजे हैं। संयोग देखिए कि 181 जनरल कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 175 प्लस से ज़्यादा अंक इंटरव्यू में दिए गए हैं। 275 नंबर का इंटरव्यू है, यानी कि इंटरव्यू में जब हम रिसर्च पूरी करते हैं तो उसमें संयोग नज़र आते हैं कि इंटरव्यू में रिटन में कम अंक होने के बावजूद इंटरव्यू में ज़्यादा अंक ज़्यादातर जनरल यानी कि सवर्ण कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। एक और इत्तेफाक है, 40 जनरल कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 200 से ज़्यादा अंक दिए गए हैं इंटरव्यू में। यानी कि इंटरव्यू में जब ज़्यादा अंकों का पैमाना आप देखते हैं तो बहुसंख्यक यानी कि आरक्षित वर्ग से कई गुना ज़्यादा अंक जनरल कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। इसी रिसर्च में एक बात और सामने आती है कि पिछली बार देखिए यूपीएससी का जिहाद करके कुछ लोगों ने नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस सूची में स्पष्ट दिखता है कि जिन लोगों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है, सामान्य सूची में बामुश्किल अल्पसंख्यक वर्ग से 4-5 ही मुस्लिमों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि जैन समाज जो बेहद संख्या के हिसाब से छोटा समाज माना जाता है, 17 जैन टाइटल लिखने वाले लोगों का सिलेक्शन इस लिस्ट में हुआ है। तो अब इतने सारे इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इंटरव्यू एक साजिश है देश के बहुसंख्यक और आरक्षित वर्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब हम दूसरे जो किया गया है खेल उस पर आते हैं। दरअसल जब रिजल्ट निकाला गया तो 761 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। उसमें बताया गया कि जनरल के 263 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीब सवर्णों के कोटे से हुए हैं 86 कैंडिडेट और 229 कैंडिडेट ओबीसी हुए हैं, 122 एससी हुए हैं, एसटी के 61 हुए हैं। इसी में नीचे एक लिस्ट दी गई है, कहा गया है कि 150 पद रिजर्व रखे गए हैं, जिसमें ओबीसी के 55, एससी के 5, एसटी का 1 और 75 सीधे सीधे जनरल के लिए रिजर्व रखे गए हैं। ये रिजर्व लिस्ट बीच में आती है और संदेह है ये है कि 75 के 75 का सिलेक्शन उसमें ज़्यादातर सवर्णों का या जनरल के खाते में भेज दी जाती है। जो आरक्षित वर्ग के 75 लोगों के नाम होते हैं उनको गायब कर दिया जाता है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसी रिजल्ट में नीचे एक और सूची डाली गई है। उस सूची में ओबीसी, एससी, एसटी बाकी सब के सीटों के नंबर वही दिखाए जा रहे हैं जो इस बार घोषित किए गए हैं। महज जनरल की सीटों में 75 का इजाफा हुआ है, मतलब जनरल में सिलेक्शन हुआ है 263 लोगों का, लेकिन उस सूची के हिसाब से पद पहले से ही बांट दिए गए हैं 338, यानी कि 75 सीटें जनरल की तो घोषित हो गई कि जनरल के खाते में जाएंगी, लेकिन 75 सीटें जो अनारक्षित वर्ग को मिलनी थी वो कहां जाएंगी, कब घोषित होंगी, ये हमेशा यूपीएससी एक बड़ा खेल करती चली आ रही है। और इस तरीके से आरक्षित वर्ग को हर बार नुकसान हो रहा है। सीटें कुछ घोषित की जाती हैं, रिजल्ट कुछ का निकाला जाता है, चोरी छुपे एक सूची बनाई जाती है जिसको रिजर्व कैटेगरी कहा जाता है। उस रिजर्व कैटेगरी को बीच में कभी घोषित कर दिया जाता है, तब तक लोग भूल चुके होते हैं, सारे पद सवर्णों के खाते में चले जाते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीब सवर्णों का आरक्षण। इस आरक्षण को महज 4 दिन की प्रक्रिया पूरा करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। 8 जनवरी को लोकसभा में बिल पेश किया जाता है, 12 जनवरी को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। देश के इतिहास में शायद कोई दूसरा बिल या कानून नहीं होगा जो इस तरीके से पारित किया गया हो। कोई बहस नहीं, कोई आंकड़े नहीं, अचानक से इसको लागू कर दिया गया था। ईडब्ल्यूएस पर मुझे आपत्ति यह है कि तथाकथित मेरिटधारी जब कहते थे कि आरक्षित वर्ग की वजह से मेरिट का नुकसान हो रहा है, उन लोगों को यह आंकड़े में बता देना चाहता हूं। यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीब सवर्णों की कट ऑफ गई है 894, ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग की कट ऑफ गई है 907 अंक तक। अब इन मेरिटधारियों को क्या सांप सूंघ गया है? अब ये लोग बताएं कि ओबीसी समुदाय से भी कम अंक आने पर ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन क्यों हो रहा है? अब क्या इनके मुंह में दही जम गया है? यही भेदभाव की प्रक्रिया है। ओबीसी एससी को अपना कोई भी अधिकार लेने के लिए
मतलब ओबीसी को महज अपना आरक्षण पाने के लिए कई साल लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बिना मांगी हुई मुराद पूरी करने में 4 दिन भी सरकार ने नहीं लगाए। इस बात से अंदाजा लगा देना चाहिए कि सरकार किसकी है, किसके लिए काम कर रही है। कुल मिलाकर के यूपीएससी में दिन ब दिन आपकी आंखों के सामने महाघोटाला करके आपकी सीटों का, आपके बच्चों के भविष्य का नुकसान किया जा रहा है। सोचिए, वो वर्ग जो आईएएस को किसी खुदा से कम नहीं समझता, उसी वर्ग को अपने बच्चों के सीटों के नुकसान होने की कतई चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो इस बात में मशगूल हो जाता है सिलेक्शन होने के बाद अपनी जाति के किस कैंडिडेट को मोटा दहेज दे करके अपने घर का दामाद बनाया जा सकता है। बहरहाल देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।